नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 3 मार्च 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि ग्रेनाइट चट्टानें जो है किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो ये आग्नेय चट्टानें होती है। देखिए, ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती है। ये पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के धीमी गति से ठंडा होने और जमने से बनती है, जिससे वे अंतर्वेदी यानी कि प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान बन जाती है। ग्रेनाइट जो होता है वो अपनी मोटे दाने वाली बनावट के लिए जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से देखिए कौन कौन सा होता है। क्वार्ट्ज होता है, फेल्ड्स्पर होता है, अभ्रक होता है, जो इसे एक धब्बेदार रूप देता है। इसका टिकाऊपन और सौंदर्य इसे निर्माण और सजावटी अनुप्रयोग में व्यापक रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। देखिए, समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता वह है जो पूरे देश के लिए कानून प्रदान करेगा, जो सभी धार्मिक समुदाय पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका जो उद्देश्य है महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यक सहित अम्बेडकर के द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है और साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को भी बढ़ावा देना है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि भारत में प्रथम गोवा कैबिनेट की स्थापना जो एक निम्न में से किस राज्य में किया गया था। तो देखिए, ये किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए, गोवा कैबिनेट की जो स्थापना करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। उद्देश्य इसका क्या था, क्यों कराया गया था। तो देखिए, राज्य में गायों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसमें देखिए 6 विभाग शामिल है। कौन कौन सा, तो पशुपालन, जंगल, पंचायत और ग्रामीण विकास। उसके बाद देखिए घर, किसान कल्याण विभाग, राजस्व, ये सभी है। इसकी पहली बैठक जो है 22 नवंबर 2020 ईस्वी को मध्य प्रदेश में आगरा मालवा जिले के गो अभ्यारण्य में गोपा अष्टमी के दिन आयोजित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो ये देखिए, ये कहाँ से आया था, ये अफगानिस्तान से आया था भारत। देखिए, अहमद शाह अब्दाली का जन्म 1723 में हेरात शहर में हुआ था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। वह दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक थे, जो 18वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र के प्रमुख शक्तियों में से एक बन गया। वह भारत पर अपने आक्रमण के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से मराठा साम्राज्य के विरुद्ध। उनका सबसे उल्लेखनीय अभियान 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, जहां उन्होंने मराठों को हराया, जिससे भारत में शक्ति की गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्न में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, उर्वशी के लिए दिया गया था। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उनकी उल्लेखनीय रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह रचना हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है और कविता में उनकी कुशलता को प्रदर्शित करता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सबसे उच्च साहित्यिक सम्मानों में से एक है, जिसे 1961 में ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया था और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त अलग अलग भाषाओं में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का जो निर्णय है वो कौन लेता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को एक ऐसा विधेयक के रूप में परिभाषित किया गया है जो विशेष रूप से कराधान, सार्वजनिक व्यय या उधार लेने से संबंधित मामलों से संबंधित है और अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित करे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद इसे विचार करने के लिए राज्यसभा को भेज दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा को इसे 14 दिनों के भीतर ही लोकसभा को वापस करना होता है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए, अहमदाबाद में स्थित है। देखिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था और यह अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान से संबंधित अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रयोगशाला का जो उद्देश्य है अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान, जिसमें खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शामिल है, ये सब में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। यह महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल रहा है, जैसे कि मंगल ग्रह परिक्रमा मिशन, अन्य के मंगलयान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो का उपग्रह कार्यक्रम, ये सभी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी 3 नदियों में से एक नहीं है जिसकी परस्पर क्रिया भारत में उत्तरी मैदानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो गोदावरी नहीं हो जाएगा।
देखिए, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 1465 किलोमीटर यानी कि 910 मील तक बहती है। यह महाराष्ट्र के नासिक में पश्चिमी घाट से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर पूर्व की ओर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गोदावरी भारत में बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। उसके बाद जान लीजिए कि इसे अक्सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है और यह एक प्रमुख तीर्थस्थल है, इसीलिए इसका जो आपसी प्रभाव उत्तरी मैदानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्या कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। ये देखिए, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, का जो प्रावधान है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ये चुनावी प्रणाली भारत में लोकसभा यानी कि जनता का जो सदन होता है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए उपयोगी किया जाता है। यह प्रणाली मतदाताओं के लिए समझने में सरल और अधिकारियों के लिए प्रशासित करने में आसान होता है। चुनाव परिणामों की गणना और घोषणा अपेक्षाकृत तेजी से की जा सकती है, जो अधिक जटिल मतदान प्रणालियों की तुलना में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि दिसंबर 2020 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो देखिए कौन थे? ये थे ग्राहम रीड थे। देखिए, दिसंबर 2020 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड थे। उन्होंने 2019 में यह भूमिका संभाला था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता। फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर अपना 5वां खिताब हासिल किया। इस जीत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद टीम के अभियान की सफल शुरुआत को चिन्हित किया, जहां उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक भी जीत लिया था। उसके बाद जान लीजिए कि वर्तमान प्रमुख वितरण कोच जो है वो कौन थे? तो ग्रेग फुलटन। कप्तान हरमनप्रीत सिंह। वर्तमान FIH रैंकिंग टीम दुनिया में 5वें स्थान पर है। ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के बाद 2 स्थान ऊपर चढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक था। राज्य में सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां और उपयुक्त मिट्टी है, जो इस देश का सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। 2024 तक मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक बना हुआ है और 2023-24 के फसल वर्ष में भारत का सोयाबीन उत्पादन लगभग 12.1 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें मध्य प्रदेश इस उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है? देखिए, जल का घनत्व जो है किस तापमान पर अधिकतम होता है? देखिए, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होगा? तो 277 केल्विन पर अधिकतम हो जाएगा। देखिए, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 277 केल्विन पर अधिकतम होता है। जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो इसका घनत्व किसी भी तरल अवस्था की तुलना में कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होता है। लगभग कितना होता है? तो लगभग देखिए यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद जान लीजिए कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस और शुद्ध जल का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा कि अर्थ आवर कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो देखिए, यह 2007 ईस्वी में शुरू हुआ था। देखिए, अर्थ आवर एक वैश्विक पर्यावरणीय आंदोलन है जो 2007 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के द्वारा आयोजित किया गया था। अर्थ आवर की जो शुरुआत है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे से जमीनी स्तर के आंदोलन के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य जो है वो जलवायु परिवर्तन पर ध्यान आकर्षित करना था। यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। 2024 में अर्थ आवर कार्यक्रम का जो विषय था वो क्या था? पृथ्वी के लिए 1 घंटा दें, ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा कि 2019 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये जापान देश में आयोजित किया गया था। देखिए, 2019 का G20 शिखर सम्मेलन ओसाका जो कि जापान में है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया था। यह जो कार्यक्रम है वो 28 से 29 जून 2019 को हुआ था और यह पहली बार था जब जापान ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है कि व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्वेज नहर का निर्माण निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ये मिस्र देश में किया गया था। देखिए, स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्री स्तर का जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज के इस्तुमुख के माध्यम से जोड़ता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह नहर जो है लगभग 193.30 किलोमीटर लंबा है। निर्माण कब हुआ था? 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, और 17 नवंबर 1869 ईस्वी को यहाँ पे खोल दिया गया था बनाने के बाद। मार्च 2021 में एवर गिवन एक बड़ा कंटेनर जहाज फंस गया और 6 दिनों के लिए नहर को अवरुद्ध कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या क्रायोजेनिक इंजन निम्न में से किसका उपयोग ईंधन के रूप में करता है? तो यहाँ पे देखिए तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। देखिए, क्रायोजेनिक इंजन एक प्रकार का रॉकेट इंजन है जो क्रायोजेनिक प्रणोदक का उपयोग करता है जो तरल होता है। तरल हाइड्रोजन जो है आमतौर पर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तरल ऑक्सीजन आमतौर पर ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है।
इन प्रणोदक को उनके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। तरल हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे देखिए इतना डिग्री सेल्सियस और तरल ऑक्सीजन के लिए इतना डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे निम्न में से कौन सा सप्रोफिटिक यहाँ पे कवक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पेनिसिलियम हो जाएगा। ये देखिए पेनिसिलियम एक सेप्रोफाइटिक कवक होता है जो सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ पर उगता है। पेनिसिलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया एक एंटीबायोटिक होता है। पेनिसिलियम कवक की कॉलोनियों अक्सर नीली या हरी होती है। कुछ पेनिसिलियम प्रजातियां जो है वो माइकोटॉक्सिन का उत्पादन करती है, जो मनुष्य और जानवरों के लिए हानिकारक हो सकता है। सन नंबर 18 यहाँ पे क्या कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए शुरू किया गया था 1 मई 2016 ईस्वी को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है की शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करा गया था। लाभार्थी जो मुख्य रूप से बीपीएल परिवार की महिलाएं हो, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आवेदक एक महिला होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आयु की हो, बीपीएल परिवार से होना चाहिए और जिसके पास पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन ना हो। तो ये सभी इसमें मानदंड है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है कि आंकड़ों के तहत ये पहचाने गई। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे का कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो देखिए वो कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। देखिए 1947 से पहले 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह घोषणा दिसंबर 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान किया गया था। इस तिथि को बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस बनाया गया। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे का कि निम्न में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था। यहाँ पे किसका नहीं, देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था, बाकी ये तीनों कराया गया था। देखिए मस्जिद ए जहां नुमा, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, भारत के पुराने दिल्ली में स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा निर्मित इसका उद्घाटन पहले इमाम सैयद अब्दुल गफर शाह बुखारी ने किया था। वास्तुकला शैली इस्लामी वास्तुकला, वास्तुकार उस्ताद खलील था। 2 मीनारें प्रत्येक 40 मीटर ऊंची मस्जिद के दोनों ओर स्थित है। 3 गुंबद प्रार्थना कक्ष के ऊपर स्थित है और इसके प्रमुख तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कि भारत में देश से आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्र बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये कब किया था, ये 1964 ईस्वी से किया गया था। ठीक है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को 1964 में केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष के आर्थिक विकास का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों और अवसरों को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण निम्न में से किन नदियों के द्वारा किया जाता है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है। देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण 2 प्रमुख नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। डेल्टा अपने अद्वितीय मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है जो अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर भी मौजूद है। उसके बाद जान लीजिए कि सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो चक्रवात और जवादी उछालों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कहाँ पर है, ये तो कोलकाता में स्थित हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जो मात्रा और सार्वजनिक रिकॉर्ड के मामले में होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो बेल्वेडियर एस्टेट में स्थित होता है, जो एक ऐतिहासिक हवेली है। यह सभी प्रकार के दस्तावेजों के शोध और संरक्षण के लिए सूचना के भंडार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम निम्न में से किसके कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ देखो कौन हो जाएगा, तो बहुराष्ट्र निगम ये हो जाएगा। देखिए सरकारी क्षेत्र सत्य सामान्य तौर पर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी योजना के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सरकार की अपनी स्वास्थ्य सेवा और कर्मचारी कल्याण योजनाएं होती है। सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन की गई अलग अलग स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि भारत संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ष शामिल हुआ था। तो देखिए भारत जो है 1945 ईस्वी में शामिल हुआ था। देखिए भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। भारत उन 51 मूल सदस्य देशों में से एक था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्ध और संघर्ष को रोकने के लिए किया गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सक्रिय सदस्य रहा है और अलग अलग शांति सुरक्षा मिशन में योगदान भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे का कि क्षितिज पर सूर्य के वास्तविक गुजरने और पृथ्वी पर उनकी छवि देखने में कितना समय अंतर होता है। तो 2 मिनट का अंतर होता है। देखिए सूर्य की क्षितिज पर वास्तविक गुजरने और पृथ्वी पर उसकी छवि देखने में लगभग 2 मिनट का समय अंतर होता है। यह घटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है
या परिवर्तित हो जाता है, जिससे सूर्य वास्तव में जितना है उसे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। यह प्रभाव हमें सूर्य को वास्तव में उगने से कुछ मिनट पहले और वास्तव में डूबने के कुछ मिनट बाद देखने में अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि वाहन में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करा जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वाहन में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे समतल या अवतल दर्पण की तुलना में व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। यह व्यापक दृश्य क्षेत्र ड्राइवर को अपने वाहन के पीछे और किनारों के क्षेत्र को अधिक देखने में मदद करता है, जिससे अंधे धब्बे कम होते हैं या सुरक्षा को बढ़ा देता है। उत्तल दर्पण वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से छोटा दिखाते हैं, जिसके अर्थ यह है कि वे दूर दिखाई देते हैं, जिससे ड्राइवर को उनके पीछे के वाहन की दूरी का बेहतर अनुमान लगाने में मदद मिल सकता है। उसके ये दर्पण जो टिकाऊ और टूटने के प्रतिरोधी होने के लिए भी डिजाइन किए गए होते हैं, जो बाहरी ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए क्या था किसने, तो बेगम हजरत महल ने किया था। देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक था। वे अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी था, जिसके राज्य को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। अवध के विलय के बाद उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व संभाला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बेगम हजरत महल को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में उनके साहस और नेतृत्व के लिए याद किया जाता है और उन्हें भारत में एक राष्ट्र नागरिक का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे का कि अफ्रीकी महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो देखिए कौन थे, वो थे बुतरस घाली। ये थे बुतरस घाली अफ्रीकी महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। उन्होंने जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक संयुक्त राष्ट्र के छठे महासचिव के रूप में कार्य किया। बुतरस घाली एक मिस्र के राजनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंध के विद्वान थे। अपने कार्यकाल के दौरान वे शांति रक्षा मिशन में अपने प्रयास और शांति के लिए एक एजेंडा के प्रकाशन के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि भारत का पहला कॉस्ट्यूम संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? तो ये गोवा में स्थित है। देखिए, भारत का पहला कॉस्ट्यूम संग्रहालय, जिसे मोदा गोवा संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है, गोवा में उद्घाटित किया गया था। संग्रहालय की स्थापना प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर वेंडेल रॉड्रिक्स ने किया था। संग्रहालय कोलवाले गांव में 450 साल पुराने पारंपरिक गोवा विला में स्थित है। यह गोवा के वस्त्रों के इतिहास और सदियों के गोवा के फैशन के विकास को दर्शाते हुए अलग अलग प्रदर्शनी को प्रदर्शित भी करता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कि चुंबक की फ्लक्स का ऐसा इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो वेबर हो जाएगा। देखिए, वेबर जो होता है चुंबक फ्लक्स के सही इकाई होता है, जो किसी निर्दिष्ट क्षेत्र से गुजरने वाले कुल चुंबक क्षेत्र को मापता है। एक वेबर को उस चुंबक के फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक सेकंड में 0 तक कम होने पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। चुंबक के फ्लक्स की जो गणना है यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है क्या, B × A × cos थीटा, ठीक है, का उपयोग करके किया जाता है। जहाँ B क्या होता है, चुंबक क्षेत्र की शक्ति होता है। ये क्या होता है, वह क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, और चुंबक क्षेत्र रेखाओं और सतह के विलंब के बीच का कोण होता है cos थीटा, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि चुंबक के फ्लक्स की जो अवधारणा है वो विद्युत इंजीनियरिंग में विशेष रूप से ट्रांसफार्मर, विद्युत जनरेटर और प्रेरक के कामकाज में आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कि वुड्स डिस्पैच निम्न में से किस सुधार से संबंधित हो जाएगा? ये शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। देखिए, वुड्स डिस्पैच जिसे आधिकारिक तौर पर वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन के रूप में जाना जाता है, 1854 में सर चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था, जो उस समय भारत के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। अक्सर भारत में आधुनिक शिक्षा नीति के नींव माना जाता है। डिस्पैच ने भारत में शिक्षा के विस्तार की आवश्यकताओं पर जोर दिया, खासकर अंग्रेजी भाषा में और विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल की स्थापना की सिफारिश करने में। उसके बाद जान लीजिए कि इसने प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों के महत्व पर प्रकाश डाला और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। दस्तावेज ने भविष्य के शैक्षणिक सुधार और भारत में एक संरक्षित शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए जमीनी तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत आमतौर पर को दिया जाता है? तो देखिए, ये दिया जाता है किसे, तो डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। देखिए, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत यह बताता है कि एक देश को उन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए जिनमें से उनकी अन्य देशों की तुलना में अक्सर लागत कम होती है, जिससे समग्र आर्थिक सक्षमता बढ़ती है। रिकार्डो ने 1817 में अपने काम राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत में इस अवधारणा को पेश किया था। डेविड, जिसमें यह बताया गया है कि व्यापार के लाभ तब भी हो सकता है जब एक देश सभी वस्तुओं के उत्पादन में अधिक कुशल हो। सिद्धांत उत्पादन निर्णय में अवसर लागत के महत्व पर जोड़ देता है, यह तर्क देते हुए कि यदि उस देश उन वस्तुओं में विशेषता रखता हो जिनके लिए उनके पास सबसे बड़ी सापेक्ष दक्षता होता है, जो व्यापार फायदेमंद हो सकता है। कानून को अक्सर उत्पादन संभावना सीमाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह दर्शाता है कि विशेषज्ञता और व्यापार से बेहतर संसाधन आवंटन और आर्थिक लाभ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिएगा कि काली मिट्टी मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में।
देखिए, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, यह चिकनी मिट्टी से समृद्ध होती है, जिसमें नमी बनाए रखने की उच्च क्षमता होती है, जो इसे कुछ प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्कन वाले पठार क्षेत्र में पाया जाता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में, कर्नाटक में, ऐसे राज्यों में पाया जाता है। काली मिट्टी विशेष रूप से कपास उगाने के लिए अनुकूल होता है और यही कारण होता है कि इसे अक्सर कपास मिट्टी कहा जाता है। यह ज्वार, बाजरा, अलग अलग दालों जैसे फसलों की खेती के लिए भी समर्थन करता है। उसके बजाय जैसे काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों से बनती है और इसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा अधिक होती है, जो इसकी उर्वरता में योगदान देता है। काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में आम तौर पर अर्ध शुष्क जलवायु होती है, जो उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए क्या था, किसने? तो चार्ल्स विल्सन ने किया था। ये चार्ल्स विलिंगसन ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसमें यह एक महत्वपूर्ण हिंदू शास्त्र का पहला पूर्ण अनुवाद बन गया था। विलिंगसन के अनुवाद ने धर्म यानी कि कर्तव्य और योग यानी कि साक्षात्कार का मार्ग जैसे हिंदू दर्शन की प्रमुख अवधारणाओं को पश्चिमी दर्शकों के सामने पेश किया, जिससे यूरोप में भारतीय दर्शन के अध्ययन पर प्रभाव पड़ा। और उनका जो अनुवाद है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान पूरा हुआ, जो ओरिएंटल अध्ययनों में बढ़ती रुचि का समय था। विलिंगसन ने एक शाब्दिक अनुवाद दृष्टिकोण का उपयोग किया, जिसका उद्देश्य मूल संस्कृत पाठ के प्रति सच्चा रहना था, जबकि इसे अंग्रेजी पाठकों के लिए समझने योग्य बनाया गया था। अनुवाद ने राल्फ वाल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड थोरो जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों को प्रभावित किया, जो गीता की शिक्षाओं से प्रेरित थे। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो देखिए ये कौन हो जाएगा? तो IOCL हो जाएगा। देखिए, महारत्न भारत सरकार के द्वारा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में प्रदान की जाने वाली एक स्थिति होती है, जो उन्हें अधिक परिचालन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। महारत्न के लिए मानदंड देखिए कौन कौन सा होता है? तो महारत्न के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक कंपनी को होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार जो 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। उसके बाद जान लीजिए कि औसत वार्षिक वृद्धि संपत्ति जो 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL जो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए IOCL जो है ना एक वाणिज्यिक तेल कंपनी है। इसे 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। यह रिफाइनिंग, पाइपलाइन, परिवहन और विपणन सहित तेल और गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे का कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पे क्या हो जाएगा? तो पायसम सेटाइवम ये हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम का उपयोग हरी मटर को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जो फैबेसी यानी कि फलियां परिवार से संबंधित होता है। हरी मटर व्यापक रूप से सब्जियों के रूप में सेवन की जाती है और पोषण संबंधी लाभ के लिए जानी जाती है, जिसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन एक अच्छा स्रोत होता है। इसमें पायसम सेटाइवम दुनिया भर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में खेती की जाती है और आमतौर पर वसंत में लगाया जाता है। यह उसके बाद जान लीजिए कि पायसम सेटाइवम की कई किस्में होती है, जिनमें बगीचे की मटर, स्नैप मटर और स्नो मटर शामिल है। प्रत्येक का खाना पकाने और भोजन तैयार करने में अलग अलग उपयोग होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो देखिए कहाँ पर होता है? ये तेलंगाना राज्य में होता है। देखिए, मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक प्रथाओं को दर्शाता है। यह नृत्य आमतौर पर त्योहार को और समारोह के दौरान किया जाता है, जो स्थानीय लोगों की खुशी और सामुदायिक भावना को प्रदर्शित करता है। पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र जैसे ढोल और बांसुरी नृत्य के साथ होता है, जो इसके ऊर्जावान और उत्सवपूर्ण माहौल को बढ़ाता है। उसके बजाय देखिए तेलंगाना के अन्य लोक नृत्य देखिए गुसाडी नृत्य, धिमसा नृत्य, लंबाडी नृत्य, परिनी शिव तांडवम नृत्य, ये सब हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो यहाँ देखिए कितना होता है? तो 6 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष का, जो भी पहले वो ये हो जाएगा। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके वजह से कि इसका जो होता है वो 6 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक पद तक वो बने रह सकते हैं। जो पहले भी इसमें से दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा उसी में से उसको अनुसार पद त्याग करना होगा, ठीक है। उसके जान लीजिए कि उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति और वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त के 2 चुनाव आयुक्तों का समर्थन प्राप्त होता है, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी नियुक्त किया जाता है और मिलकर वे भारत का चुनाव आयुक्त बनाते हैं। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कि नॉर्वे के नाई एलुंसुड स्वालबार्ड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान देश में स्थित भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो हिमाद्री हो जाएगा। देखिए, हिमाद्री नॉर्वे के नाई एलुंसुड स्वालबार्ड
में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में स्थित भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन है। यह स्टेशन 2008 में शुरू किया गया था और यह आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। हिमाद्री आर्कटिक पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान और जैव विविधता सहित अलग अलग विषय पर शोध करता है। हिमाद्री में किए गए शोध जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र बढ़ते तापमान और बदलते पारिस्थितिक तंत्र से काफ़ी प्रभावित होता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सेट के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।